Hello students, myself Manju Mawani. I welcome you in BA Part 3rd English Literature online class. First of all, Happy New Year to all of you. May this year bring some lots of happiness in your whole life. Now, as you know that we are talk about literary history. हमारा जो टॉपिक है वो क्या चल रहा था, लिटरेरी हिस्ट्री चल रहा था. Before the winter vacation, we discussed the term in literature that name was Indo-Anglian literature. And now in this our current video, in this our today video, we are discussing the next term Anglo-Indian literature. जो पहले हमने वीडियो बनाई थी विंटर वेकेशन से पहले जो हमने वीडियो बनाई मतलब की थी, डिस्कस किया था जिसमें उसमें हमने इंडो एंग्लियन लिटरेचर को डिस्कस किया था. आज हम जो है वो एंग्लो इंडियन लिटरेचर को डिस्कस करने वाले हैं. देखो नाम में है क्या मतलब कि दोनों में थोड़ा सा ही माइनर सा ही नाम में डिफरेंस है, लेकिन दोनों का जो मीन्स है वो अलग अलग हो जाता है. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इंडो एंग्लियन जो लिटरेचर था उसमें क्या होता था, इंडिया के जो लोग हैं तो वो क्या इंडिया से हैं और बिलोंग्स भी करते हैं, वो इंडिया की ही लैंग्वेज से इंडिया के ही कल्चर से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनकी जो राइटिंग लैंग्वेज है मतलब वो लिखते किसमें है, वो इंग्लिश में लिखते हैं. तो उनको क्या बोलते होते हैं, इंडो एंग्लियन लिटरेचर. इंडो मतलब है इंडिया के और लिखते किसमें है, एंग्लो मतलब कि इंग्लिश में लिखते हैं. और उसके बाद हमने देखा था उसके एग्जाम्पल देखे थे आर के नारायण देखा था, तो उधर देखे मतलब तो उधर आर के नारायण और दत्तानी महेश दत्तानी इस तरीके से के रामानुजन, इस तरीके से हमने काफ़ी जो थे उनके पोइट उनके राइटर भी देखे थे जो इंडो एंग्लियन लिटरेचर से बिलोंग करते थे. आज हम बात करने वाले हैं एंग्लो इंडियन लिटरेचर की. एंग्लो इंडियन लिटरेचर मतलब ऐसे लोग जो कभी भारत में रहे थे, विदेशी लोग जो भारत में रहे थे या भारत में रह रहे हैं, उन्होंने क्या है इंडिया के कल्चर से प्रभावित होकर इफेक्टेड होकर उन्होंने क्या इंडिया के कल्चर के ऊपर या इंडिया की जो सिचुएशंस थी उनके ऊपर जब उन्होंने राइटिंग की, तो ऐसे राइटर्स को क्या बोलते हैं हम, एंग्लो इंडियन. मतलब कि है तो वो क्या है, एंग्लो है. एंग्लो मतलब कि विदेशी कह सकते हैं या हम कह सकते हैं वो इंग्लिश लोग हैं या अदर कंट्रीज के लोग हैं, लेकिन वो राइटिंग जो है उनकी जो टॉपिक है, सब्जेक्ट मैटर है, उनकी जो थीम है वो क्या होगी, इंडिया कल्चर के ऊपर होगी या इंडियन के जो टॉपिक हैं, इंडियन के जो सब मैटर हैं उनके ऊपर ही वो राइटिंग करते हैं. तो हम क्या बोलते हैं, वो उस लिटरेचर को किस नाम से जाना जाता है, एंग्लो इंडियन लिटरेचर के नाम से जाना जाता है. आप जानते हो कि बिफोर फ्रीडम, हमारी आज़ादी, बिफोर द 1947 वी आर हम क्या थे, गुलाम थे. वी वर स्लेव ऑफ द ब्रिटिश रूल. हम ब्रिटिश रूल के स्लेव थे, उनके मतलब नौकरशाही थे, मतलब उपनिवेश जो भी था. तो तब उस टाइम पे क्या था, बहुत सारे जो अंग्रेज थे, बहुत सारे इंग्लिश जो मैन थे वो अपनी कंट्री में रह रहे थे. तो अपनी कंट्री के जो भी मतलब कि भारत इंडिया के जो भी अलग अलग स्टेट से या अलग अलग जो एरिया थे वहाँ से वो क्या है बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए थे, उनको अफेक्टेड हुए थे, वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे. चाहे वो हमारे कल्चर से हैं, हमारे जो ड्रेसिंग सेंस से हैं या अदर भी किसी सब्जेक्ट से हैं, मतलब किसी भी चीज़ से वो प्रभावित होते थे. तो उन्होंने उनके ऊपर राइटिंग की थी. चाहे मतलब कि आपने देखा होगा कि जो सती प्रथा थी उससे भी वो काफ़ी मतलब सती प्रथा को हटाने वाले जो थे वो भी क्या है, सती प्रथा जो थी हमारे भारत में चल रही थी, तो वो उसे गलत माना, तो गलत मानने के लिए उन्होंने क्या उसके ऊपर एक्ट किया था, एक्ट बनाया था. तो इस तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बाहर के जो लोगों को, हमारे इंडिया के बाहर के लोगों को वो अफेक्ट कर रही थी. तो उनको अपनी राइटिंग में जगह दी, उन्होंने अपनी राइटिंग में जगह दी. उन्होंने उनके ऊपर ऐसे लिखे, स्टोरीज लिखी, नॉवल भी लिखे थे और कई तरह की डायरीज भी लिखी थी. तो इस तरीके के जो लिटरेचर होता है, जो जैसे कि हम अगर बहुत ज़्यादा एंशिएंट बात करें, पुरानी बात करें, तो हम देखते हैं ना अल-बिरूनी, मैग्नेस्ट्रीज और इस तरीके के जो राजदूत आते थे वो क्या करते थे, भारत में रहते थे कई सालों तक और उनके ऊपर वो बुक्स लिखा करते थे. उस लिटरेचर को भी हम मतलब कि एग्जाम्पल ले सकते हैं एंग्लो इंडियन लिटरेचर का, कि थे तो वो बाहरी मतलब विदेशी थे, लेकिन वो क्या है भारत में आकर भारत की जो चीज़ें थी, इंडिया
की जो चीज़ें थी, सब्जेक्ट थे, थीम थी, उनको वो क्या है अपनी राइटिंग में ले लेते थे। ठीक है, तो वो क्या होता है एंग्लो इंडियन लिटरेचर। और आपको बस क्या है, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको ये ध्यान रखना है कि एंग्लो इंडियन लिटरेचर पूछा जा रहा है या इंडो एंग्लियन लिटरेचर, क्योंकि इंडो एंग्लियन लिटरेचर में और एंग्लो इंडियन लिटरेचर में फ़र्क इतना ही है कि लिखा तो दोनों इंग्लिश में ही जाता है, लेकिन जो इंडो, अगर इंडो वर्ड पहले आ गया तो मतलब वो इंडिया के लोग हैं और इंग्लिश में राइटिंग कर रहे हैं, और एंग्लो वर्ड पहले आ गया एंग्लो इंडियन तो वो क्या है एंगल है, मतलब कि एंगल लोग हैं और इंग्लिश लोग हैं, और वो किस में राइट कर रहे हैं, हिंदी पे राइट तो नहीं करेंगे तो वो इंग्लिश में राइट, लेकिन उनके जो सब्जेक्ट मैटर होंगे, उनकी जो थीम होगी वो क्या होगी, इंडिया से रिलेटेड होगी, वो उनके ऊपर ही वो राइटिंग करेंगे। तो आप एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना कि आप किसके बारे में पूछा जा रहा है, इंडो एंग्लियन या एंग्लो इंडियन। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। पहले हम क्या है स्क्रीनशॉट लें इसका, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट अवर लेक्चर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट। Okay. Anglo-Indian literature is a branch of English literature. जो एंग्लो-इंडियन लिटरेचर है वो एक ब्रांच ही है, शाखा ही है किसकी, इंग्लिश लिटरेचर की। ये तो हमें पता ही है। प्रोड्यूस्ड बाय इंग्लिश मैन, और वो किसके द्वारा बनाई जाती है, वो किसके द्वारा बनाई गई थी, इंग्लिश मैन के द्वारा, हु लिव्ड इन इंडिया एट लीस्ट फॉर सम टाइम। कि ऐसे इंग्लिश मैन, ऐसे विदेशी लोग जो भारत में, जो इंडिया में कुछ टाइम के लिए रहे थे, उनके द्वारा ये टर्म जो है वो बनाई गई थी। ये टर्म को प्रोड्यूस करने वाले कौन थे, इंग्लिश मैन हु वर लिव इन इंडिया इन सर्टन टाइम, मतलब कि कुछ टाइम के लिए वो क्या है इंडिया में रहे थे, और इंडिया का जो मतलब कल्चर था या कुछ भी था उन्हें इफेक्ट किया था, और उन्होंने अपनी जो है वो राइटिंग में उन्हें प्रोड्यूस कर दिया। तो इस टर्म को प्रोड्यूस करने वाले कौन थे, इंग्लिश मैन थे, जो कभी ना कभी इंडिया में रहे थे। इट इज द लिटरेचर ऑफ एम्पायर। ये लिटरेचर है किस एम्पायर, किस शासन का, मतलब कि किस साम्राज्य का, जब हमारा जो देश था, भारत था, वो क्या था, स्लेव था अंडर द ब्रिटिश रूल। जब हमारा भारत ब्रिटिश रूल, अंग्रेजों के अधीन होते ना, अंग्रेजों के अधीन था, तब जो है ये लिटरेचर, उस टाइम का जो है वो लिटरेचर है। अब प्रोडक्ट ऑफ इंग्लिश एनकाउंटर विद इंडिया। ठीक है, जो क्या था, प्रोडक्ट था एक, मतलब हम कह सकते हैं एक रिजल्ट था किसका, ब्रिटिश एनकाउंटर का। जो हमारा ब्रिटिश जो लोग थे, ब्रिटिश जो थे इंडिया के साथ जो भी वो कर रहे थे, उनका जो इफेक्ट पड़ रहा था इंडिया के लोगों पर या उनके लोगों पर, उनके खुद के लोगों पर, तो उसको क्या है हम किस नाम से जान सकते हैं, एंग्लो इंडियन लिटरेचर के नाम से जान सकते हैं। एक सिंपल वर्ड, अगर हम बात करें साधारण शब्दों में, तो एंग्लो इंडियन लिटरेचर इज आउटकेम ऑफ द टू डिफरेंट कल्चर्स। जो हम नॉर्मल शब्द में बात करें, अगर हम साधारण शब्दों में बात करें, तो एंग्लो इंडियन जो लिटरेचर है वो कहाँ से आया था, वो आया था दो अलग अलग कल्चर से, मतलब दो अलग अलग जो रिवाज थे, जो कल्चर थे, उनसे आया था। दैट ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट। ईस्ट मतलब कि पूरब, और वेस्ट मतलब पश्चिम। हम कहते हैं ना पश्चिम सभ्यता जो है वो इंग्लिश है, और हमारी जो भारतीय सभ्यता है वो पूर्वी सभ्यता मानी जाती है। तो यहाँ पर क्या है, पूर्वी और पश्चिमी जो सभ्यताएं थी, जो कल्चर थे, उनका क्या है, ये मिक्सचर मानी जाती है, वो एक प्रोडक्ट माना जाता है। और कहाँ से केम इनटू द कॉन्टैक्ट, जब ये दो कल्चर आपस में कॉन्टैक्ट में आए, कब आए, बिफोर अवर फ्रीडम 1947 से, जब दो कल्चर ईस्ट और वेस्ट, मतलब कि पूर्वी और पश्चिमी जो कल्चर था, जो इंग्लिश और जो हिंदू कह सकते हैं, इंडियन जो कल्चर था, जब वो आपस में कांटेक्ट में आए, तब इस लिटरेचर का जन्म हुआ। इस टाइप की जो लिटरेचर, इस टर्म का क्या है, हम उद्भव कहते हैं ना, उद्भव बोलते हैं, जन्म कहते हैं, वो
हुआ था। आगे देखते हैं क्या है। अब आगे देखते हैं कि क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं जो एंग्लो इंडियन लिटरेचर है वो कहाँ से मतलब इफेक्ट हुआ था, उसमें क्या क्या हमारे सामने क्वालिटीज़ जो है वो दी जाती है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो अगर हम क्वालिटीज की बात करें एंग्लो इंडियन लिटरेचर की, द फर्स्ट इज एवर प्रेजेंट सेंस ऑफ एग्जाइल, कि ये हमेशा एक एग्जाइल मतलब कारावास जो है, मतलब कारावास कह सकते हैं या वनवास निकाला जो है, उसके जो सेंस हमें इसमें देखने के लिए मिल जाता है। द सेकंड एंड इंटरेस्ट इन एशियाटिक रिलीजन्स, मतलब कि हम जानते हैं जो इंग्लिश जो लोग थे वो क्या है हमारे एशिया के तो थे नहीं, तो एशिया के जो रिलीजन थे उनके अंदर क्या था, उनका इंटरेस्ट था, उनकी रुचि थी, तो उसकी जो रुचि है उनकी रुचि है वो हमें देखने के लिए मिल जाती है एंग्लो इंडियन लिटरेचर में। द थर्ड कंसिस्ट ऑफ द ह्यूमरस साइड ऑफ एंग्लो इंडियन ऑफिशियल लाइफ, कि एंग्लो इंडियन मतलब कि जो बाहर के लोग जो भारत में रह रहे थे, इंडिया में रह रहे थे, उनकी जो लाइफ स्टाइल थी ऑफिशियल और औपचारिक जो लाइफ थी उनकी, उनका जो रिफ्लेक्शन है वो हमें इस लिटरेचर में देखने के लिए मिल जाता है। तो इस तरीके से थ्री मेन क्वालिटीज हमने देखा। फर्स्ट जो है वो क्या है, प्रेजेंट सेंस ऑफ एग्जाइल, वो क्या है हमें सेंस देता है, अनुभव देता है किसका, एग्जाइल का, वनवास का जो है वो हमें सेंस है वो मिल जाता है इस लिटरेचर में, एंग्लो इंडियन लिटरेचर में। तो सेकंड एंड इंटरेस्ट इन एशियाटिक रिलीजन्स, कि जो सेकंड जो था वो कौन सा इंटरेस्ट, एक ऐसी रुचि थी जो किसमें हो रही थी, एशियाटिक मतलब एशिया के जो रिलीजन्स थे, रिलीजन्स थे मतलब जो धर्म थे एशिया के, एशिया महाद्वीप के जो धर्म थे उनके बीच, उनके प्रति क्या था, जो बाहर जो अन्य हम कह सकते हैं द्वीप महाद्वीपों के जो लोग थे उनका वो क्या है वो अट्रैक्शन बन रहा था। हम जानते हैं कि भारत जो था वो क्या था, बहुत ही एक संपन्न बोलते हैं ना, एकदम वैभवशाली, एकदम संपन्न, बहुत ही ज़्यादा रिच और बहुत ही ज़्यादा डेवलप जो था कंट्री था। तो उन सबको क्या है और इन सब क्वालिटीज़ ने लोगों को अट्रैक्ट किया, बाहर के जो लोग थे, अदर जो लोग थे उनको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट किया, और वो क्या है इनकी खूबियाँ जानने के लिए भारत आने लगे, और भारत की जो मतलब चकाचौंध देखकर या उनकी बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट को देखकर वो क्या है बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज रह गए, और उन्होंने क्या है उसे अपनी मतलब राइटिंग में जो है वो अपनी राइटिंग की थीम की तरह एज अ थीम, एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया। और थर्ड अगर हम बात करें द ह्यूमरस साइड ऑफ द एंग्लो इंडियन ऑफिशियल लाइफ, जो हमें क्या है एंग्लो इंडियन जो लोग थे भारत में आकर रह रहे थे ब्रिटिश रूल की ड्यूरिंग, तो उन लोगों की जो ऑफिशियल लाइफ थी, जो औपचारिक जीवन था, या हम कह सकते हैं जो कर्मचारी वगैरह थे जो उनकी जो ऑफिशियल लाइफ थी, उनका जो रिफ्लेक्शन है वो हमें इस लिटरेचर में देखने के लिए मिल जाता है। वो किस तरीके से हमारे भारत के प्रति जो है अपना वो साइड मतलब सीन रखते थे, क्या अपनी थिंकिंग रखते थे। अब इसके बाद हम देखते हैं टर्म एंग्लो इंडियन लिटरेचर रेफर्स टू द लिटरेचर विच इज आउट इंडो इंग्लिश लिटरेचर एसोसिएशन। जो ये टर्म है एंग्लो इंडियन लिटरेचर, ये कहाँ से आई है, ये इंडो इंग्लिश जो लिटरेचर एसोसिएशन था, हमने जो पहले बात की थी इंडो इंडियन लिटरेचर की, उसी से ही क्या है ये आगे मानी जाती है। मतलब जो हमारे भारत के लोग थे वो इंग्लिश में राइटिंग करना स्टार्ट करते थे, और जो इंग्लिश जो लोग थे उन्होंने क्या किया था, भारतीय जो मुद्दों को अपनी राइटिंग में ले लिया था। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एंग्लो इंडियन लिटरेचर है वो कहाँ से आया हुआ है, वो किसका रिजल्ट है, वो इंडो इंडियन लिटरेचर है, उसी का ही क्या है एक रिजल्ट है, उसी की ही क्या है आउटकम है। इसके बाद हम बात करते हैं एंग्लो इंडियन लिटरेचर के जो फेमस जो राइटर्स हैं उनकी बात करते हैं। अब आगे देखते हैं जो एंग्लो इंडियन लिटरेचर है उसकी अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो 20वीं सेंचुरी है, उसके स्टार्टिंग
के जो दशक कह सकते हैं, डिकेड थे, वो बहुत ही ज़्यादा इसके फेमस जो है वो टाइम पीरियड माना जाता है। 20th सेंचुरी मतलब 1901 से लेकर 1930 तक कह सकते हैं हम, जो इसका टाइम पीरियड था वो बहुत ही ज़्यादा हाई था। इस टाइम के दौरान जो लिटरेचर है, जो बाहर के जो लोग हैं वो इंडिया के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बढ़ मतलब की तारीफों में या कैसे भी हम अपनी राइटिंग जो है वो कर रहे थे। तो आगे का जो मैटर है उसको देखने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे देखते हैं। ओके, Anglo-Indian literature had its greatest author in रुडयार्ड किपलिंग। तो हम बात करें अगर एक ग्रेट ऑथर के बारे में, एक व्याख्याता के बारे में, तो एंग्लो इंडियन लिटरेचर जो है उनको किस नाम से जान सकते हैं? एंग्लो इंडियन लिटरेचर के फेमस ऑथर थे वो कौन थे? रुडयार्ड किपलिंग थे, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए थे। उनकी राइटिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। रिसीव नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, और रुडयार्ड जो किपलिंग है उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था लिटरेचर के लिए, और इन्होंने भारत के जो मुद्दों हैं उनको अपनी राइटिंग में जो है उनको सब्जेक्ट मैटर उन्होंने बनाया था। द फर्स्ट few decades of 20th century can be considered as the golden age of Anglo-Indian literature। अगर हम जो 20th century थी, जो 20वीं शताब्दी थी, उसके जो फ्यू डिकेड मतलब कि जो कुछ डिकेड का मतलब होता है दशक, कुछ दशकों को हम क्या मान सकते हैं? गोल्डन पीरियड मान सकते हैं, गोल्डन एज मान सकते हैं एंग्लो इंडियन लिटरेचर की। अब हम देखते हैं इसके कुछ राइटर्स के एंग्लो इंडियन लिटरेचर है, उनके जो कुछ राइटर है, सम फ्यू राइटर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन लिटरेचर। तो फर्स्ट है रुडयार्ड किपलिंग, E.F. रास्टर, विलियम मैथोल्ड और सर एडविन एर्नोल्ड। ये चार जो नाम है वो कौन फेमस नाम है एंग्लो इंडियन लिटरेचर के। अगर हम बात करें आज के प्रेजेंट टाइम की, जो एंग्लो इंडियन लिटरेचर है आज जीरो है, क्योंकि ये अपने आप ही नेचुरल जो डेथ थी इसकी इस लिटरेचर की हो चुकी है, क्योंकि जो लोग हैं वो अब हमारे भारत में जो लोग हैं वो नहीं रह रहे हैं। एंग्लो जो लोग हैं वो जब हम फ्री हो गए थे 1947 में, आफ्टर फ्रीडम द ब्रिटिश पीपल वर गॉन, वो क्या है अपने मतलब चले गए थे, तो उनका जो ये लिटरेचर, ये वाली जो टर्म थी एंग्लो इंडियन लिटरेचर, ये टर्म भी उनके साथ ही चली गई, क्योंकि अब ना तो वो भारत में रहने के लिए आते हैं और ना ही वो राइटिंग कर पाते हैं। तो हमने आज देखा एंग्लो इंडियन लिटरेचर के बारे में कि ब्रिटिश रूल की ड्यूरिंग, जब हमारा भारत जो देश है वो ब्रिटिश के अंडर में काम कर रहा था, तो जो बाहरी जो लोग थे, इंग्लिश जो लोग थे वो भारत में आ रहे थे, और भारत के जो कल्चर था, रिलीजन था, उनसे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होकर उन्हें अपनी राइटिंग में जो है उन्होंने एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया था। तो इसी लिटरेचर, इसी टर्म को हम किस नाम से जानते हैं? एंग्लो इंडियन लिटरेचर के नाम से जानते हैं। तो ये किसका आउटकम था? ये टू कल्चर कॉन्टैक्ट में आए थे, द ईस्ट एंड द वेस्ट, मतलब पूर्वी और पश्चिमी जो सभ्यताएं हैं वो आपस में जब वो जुड़ी थी, तब उसका जो रिजल्ट निकला था, हम उस रिजल्ट को किस नाम से कह सकते हैं? एंग्लो इंडियन लिटरेचर के नाम से जान सकते हैं, क्योंकि वो अपना कल्चर अपना रहे थे और हम अपना कल्चर अपना रहे थे। जब दोनों कल्चर का मिलाप हुआ, जब कॉन्टैक्ट में आए, तब वो क्या है, कुछ तो हम उनकी कल्चर से क्या है इफेक्ट हुए थे और कुछ वो हमारे कल्चर से इफेक्ट हुए थे। तो इस अफेक्शन के कारण ही क्या है एंग्लो इंडियन लिटरेचर जो टर्म है वो प्रोड्यूस हुई थी, उन्होंने जन्म लिया था। तो इसके बाद हमने देखा, इसकी खूबियाँ देखी थी, वो क्या है कि जो एशियाटिक रिलीजन से उनके प्रति जो इंटरेस्ट बन रहा था बाहरी लोगों का, उस इंटरेस्ट के कारण ही क्या है इस टर्म का जो है वो प्रोडक्ट माना जा सकता है। इसके बाद हमने देखा कि जो ग्रेट ऑथर है इस टाइम पीरियड के या इस लिटरेचर के, एंग्लो इंडियन लिटरेचर के जो ग्रेट ऑथर है वो कौन माने जा सकते हैं? रुडयार्ड किपलिंग माने जा सकते हैं, जिन्हें क्या है नोबेल प्राइज भी मिला था इंग्लिश लिटरेचर के लिए, साहित्य जो है क्षेत्र में उन्हें नोबेल प्राइज मिला था, जो दुनिया का मतलब सबसे बड़ा जो प्राइज माना जाता है नोबेल प्राइज, उन्हें लिटरेचर के लिए मिला था। तो फर्स्ट फ्यू डिकेड, अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, एंग्लो इंडियन लिटरेचर के टाइम की
बात करें तो गोल्डन जो एज है वो कब मानी जाती है, 20वीं सेंचुरी के कुछ जो दशक थे, कुछ मतलब कि हम कह सकते हैं 1901 से लेकर 1901 से लेकर 1930 तक जो टाइम पीरियड था वो एंग्लो इंडियन लिटरेचर का गोल्डन एज माना जा सकता है। इसके बाद हमने कुछ और जो है फेमस जो ऑथर हैं उनके बारे में देखा, जो कौन कौन है। रुडयार्ड किपलिंग तो फेमस जो है वो ग्रेटेस्ट ऑथर है इस टाइम पीरियड के। उसके बाद E.F. फारास्टर, विलियम मैथोल्ड और सर एडविन एनोल। तो इस तरीके से हमारी जो आज की क्लास है एंग्लो इंडियन लिटरेचर के ऊपर जो हमने डिस्कशन किया यहीं पर ही खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो अगली जो टर्म है आपकी लिटरेचर की उसको डिस्कस करेंगे। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि इन्हीं नोट्स से आपको क्या है अपने एग्जाम में हेल्प्स जो है वो मिलने वाली है। जो हेल्प मिलने वाली है वो इन नोट्स से मिलने वाली है। इन नोट्स को रीड करके आप क्या है अपने क्वेश्चन को जो है वो क्लियर कर सकते हो। और आपको पहले भी मैंने बोला था कि एंग्लो इंडियन लिटरेचर और इंडो एंग्लियन लिटरेचर के जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको रीडिंग जरूर ध्यान से करनी है, क्योंकि दोनों में क्या है नाम जो है वो दोनों का सेम सा ही लगता है। एंग्लो पहले आ जाता है, दूसरे में इंडो पहले आ जाता है, तो उस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।